नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। टीवी 9 भारतवर्ष पर हम बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस की, हम बात करते हैं जियोपॉलिटिकल टेंशंस की, अलग अलग जगहों पर जो वॉर लाइक सिचुएशन है उसकी। लेकिन इन सारी कंडीशंस का भारत की शेयर मार्केट पर क्या असर पड़ रहा है, भारत में जो निवेशक हैं उन पर क्या असर पड़ रहा है, आज हम इसकी बात करने जा रहे हैं। और इसके लिए हमारे साथ टीवी 9 भारतवर्ष के स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं बहुत खास मेहमान। हमारे साथ हैं देश के जाने माने अर्थशास्त्री डॉक्टर रवि सिंह, जो कि मास्टर ट्रस्ट के चीफ रिसर्च ऑफिसर भी हैं। डॉक्टर रवि, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत दिनों से आपकी तलाश थी, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशंस हावी होती हुई नजर आ रही हैं। खास करके डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकन प्रेसिडेंट, एक दिन सुबह जागते हैं, क्या कहते हैं, उसका असर यहां तक भारतीय शेयर बाजार पर नजर आता है। एक दिन उनका रुख पलटता है तो शेयर बाजार संभलता हुआ नजर आता है, दूसरे दिन गिरता हुआ नजर आता है। सबसे पहले तो ये बताइए, क्या डोनाल्ड ट्रंप ही ये तय कर रहे हैं कि दुनिया भर के शेयर मार्केट्स ऊपर उठेंगे या नीचे जाएंगे? देखिए, आप जिस तरीके से बता रहे हैं, मुझे लगता है कि शायद अगर डोनाल्ड ट्रंप से ज़्यादा दोस्ती हो तो ज़्यादा अच्छा मिल सकता है आपको स्टॉक मार्केट से पैसा। हाँ। लेकिन फिलहाल अगर जो आपने बात कही है उसके फंडामेंटल को अगर हम स्कैन करने की कोशिश करें और एक नॉर्मल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो ये क्लियर है कि डोनाल्ड ट्रंप के एक डिसीजन का इम्पैक्ट दूसरे दिन स्टॉक मार्केट में बॉम्ब की तरह गिरता है। यस। और ऊपर होगा या नीचे होगा ये डिपेंडेंट होता है इस बात पे कि वहाँ की इकोनॉमी के हालात कैसे हैं। अगर इकोनॉमी के हालात बहुत अच्छे हैं तो उसका इम्पैक्ट कम होगा, लेकिन अगर वहाँ पर सिचुएशन ख़राब है तो उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा। लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है कि यूएस की ट्रेड पॉलिसी से लेकर के अब तक के जितने स्टेटमेंट आए हैं उन सब के बीच में स्टॉक मार्केट में ऊपर और नीचे की जो ट्रेवल रहा है वो आपको ज़रूर देखने को मिला है। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का इम्पैक्ट पॉजिटिव तब पड़ता है जब यूएस पॉलिसीज़ के साथ अलाइनमेंट होता है। और अगर भारत के डोमेस्टिक लेवल की बात की जाए तो आप स्ट्रांग हो सकते हैं, लेकिन जब आप इंटरनेशनल की बात करें, जैसे एग्जांपल के लिए लेते हैं, यूएस ट्रेड पॉलिसी में आता है जब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को लेकर के कोई भी रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिलता है, चाइना से रिलेटेड कोई रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिलता है, यूरोजोन के लिए कोई ऐसी अनाउंसमेंट आती, तो उसका सीधा इम्पैक्ट, क्योंकि भारत में 4000 से ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक एक कंपनी कहीं ना कहीं से किसी चीज़ से तो रिलेटेड है ही है। और उसी वजह से यूएस के जो भी डिसीजंस होते हैं उसका स्टॉक मार्केट पर सीधा असर आपको देखने को मिलता है। बिल्कुल, और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज की वजह से जब जब हमें अनिश्चितता का माहौल देखने को मिलता है तो उसका सीधा असर शेयर मार्केट्स पर भी नजर आता है और हम सब कहीं ना कहीं उससे प्रभावित होते दिखते हैं। लेकिन बात हम इसकी भी करेंगे कि निवेशकों के पैसे कैसे बचाए जाएं और कैसे बढ़ाए जाएं, क्योंकि क्या यह निवेशकों के लिए एक मौका होता है? डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान से अगर अनिश्चितता बढ़ रही है, अनसर्टेनिटी का माहौल नजर आ रहा है, वो कब किस पर हमला कर देंगे, कब वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा लेंगे और कब ग्रीनलैंड पर कब्जे का दावा कर देंगे, कब अमेरिका वर्सेस यूरोप होता हुआ हम देखेंगे। क्या ये सारे फैक्टर्स एक अहम फैक्टर्स बनकर उभरे हैं जिसका भारतीय बाजार पर एक बड़ा असर पड़ रहा है? आपने कहा हां ऐसा है, लेकिन क्या ऐसे वक्त में निवेशकों के लिए एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर भी हम देख सकते हैं, इसे अवसर के तौर पर भी हम देख सकते हैं? क्या इसे कैसे समझा जाए, कब पैसा डाला जाए और कब पैसा निकाला जाए? अगर ये समझ में आ जाए तो फिर तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। देखिए, इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर कहें तो मौका और धोखा आपके लिए दोनों है। मौका आपको तब मिलता है जब आपके पास थोड़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो, धोखा तब मिलता है जब वो इन्फॉर्मेशन वहाँ पर पहले सबके पास पहुँच जाती है। हाँ। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ, जियोपॉलिटिकल टेंशन पे अभी आपने देखा था रिसेंटली जिस तरीके से क्रूड ऑयल को, वेनेजुएला को लेकर के एक्शन देखने को मिला, उसकी वजह से सबसे पहला इम्पैक्ट किस में आया? सबसे पहला इम्पैक्ट आया गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस। राइट। दूसरा इम्पैक्ट किस में आया? जो भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज थी भारत की, जैसे इंडियन ऑयल है, बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी, इन सभी पे एक निगेटिविटी ट्रेंड देखने को मिला। तो आप, इसीलिए मैं कह रहा हूं मौका भी है, धोखा भी है। लेकिन इसी बीच में डिफेंस स्टॉक ने अचानक से, जो गिरते मार्केट में गिरते जा रहे थे, कोई ट्रेंड नहीं देखने को मिल रहा था, लोग फंसे हुए थे, उनको एक मौका मिला और 15 से 16% का जंप आपको देखने को मिलता है। तो वो आपके लिए मौका है। अब मैं इसको अगर सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूं, देखिए आपके पास दो ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट को लेकर के।
या तो आप एफडी में पैसा अपना डालकर इंतजार करिए कि आपको एक अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, या फिर आपके चैनल की जो नजर है उसको पकड़ कर रखें, न्यूज को हमेशा टारगेट करके चलें और उसका फायदा सीधे सीधे अपने पॉकेट में निकालने के लिए स्टॉक मार्केट से ट्रेड करते रहें। ये एक ऐसा सामंजस्य है जिसको आपने बिठा लिया तो आपको मौका ही मौका यहां पर मिलेगा। अच्छा ये बात, हाँ आप कुछ कह रहे थे। नहीं बिल्कुल, जो तो अब इस चीज को भुनाने के लिए, कैश कराने के लिए कंपनियों के फंडामेंटल से ज्यादा जरूरी है कि आजकल जो लोग, जैसे मैंने देखा है रिसेंट डेज में, लोग न्यूज को इस तरीके से नहीं देखते हैं कि वो मौका है, इस तरीके से देखते हैं कि बस मुझे इंफॉर्मेशन मिल गई, जानकारी हो जाएगी। लेकिन जानकारी का फायदा अगर आप उठा रहे हैं तो एक आप अच्छे इन्वेस्टर भी हैं और आप अच्छी न्यूज को आप अच्छे से अपने पोर्टफोलियो पे चमका भी सकते हैं। बिल्कुल। अब आपने खुद ही बात कर दी सोने चांदी की। सोने चांदी के दाम लगातार चर्चा में बने हुए हैं। आजकल कुछ लोग तो शेयर मार्केट से ज़्यादा कमोडिटी बाजार जो है उसमें ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं और जमकर मुनाफा भी कमाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या ये चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं? जब जब शेयर मार्केट गिरती है तब तब सोने चांदी के भाव हम देखते हैं कि और तेज़ी से ऊपर जाते हुए नजर आते हैं। क्या ये वाकई सही बात है क्या कि जब जब शेयर मार्केट पर से लोगों का भरोसा कम होता है तब तब ये जो मेटल्स हैं, सोने चांदी जैसी कीमती मेटल्स हैं, इन पर भरोसा बढ़ता है? क्या इसे हम ऐसे देख सकते हैं क्या? देखिए समीर जी, मैं इसके लिए कहूंगा कि आपसे ना दो एक क्वेश्चन पूछता हूं। आपसे मैं अगर आज पूछता हूं कि सोने में कितने पैसे से आप निवेश कर सकते हैं, क्या आप जानते हैं इस चीज को? आजकल तो ऐसी ऐसी योजनाएं हैं जिसमें आप बहुत कम पैसे 10 रुपए का भी सोना खरीद सकते हैं, ऐसा कुछ मैंने सुना है। जी बिल्कुल। डिजिटल गोल्ड, हालांकि आरबीआई उसके फेवर में नहीं है। हाँ देखिए, नहीं डिजिटल गोल्ड की बात नहीं है, बात यह है कि आप देखिए कि ये तब आपको पता है जब आप इतनी सेंट्रल जगह पे बैठे हैं, आप न्यूज़ पे हैं, आप कंटिन्यू ट्रैक रख रहे हैं, लेकिन एक आम आदमी के लिए यहाँ पहुँच पाना कितना मुश्किल है। और इससे बड़ी बात है कि एक जनरल चैनल कभी भी इस तरीके की जागरूकता के प्रोग्राम बहुत कम देखने को मिलते हैं। आज TV9 भारतवर्ष के चैनल पे ही पहली बार शायद इस तरीके की डिटेल पे डिस्कशन हो रही है। मैं आपको बताता हूँ, सोने में निवेश आप मात्र 13 रुपए से कर सकते हैं। अच्छा। पहला आप, उसके बाद आप मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। आप चाहे तो ETF फॉर्म में कर सकते हैं, आप चाहे तो सिल्वर ईट के फॉर्म में, सिक्के के फॉर्म में कर सकते हैं, ज्वेलरी के फॉर्म में कर सकते हैं, वायदा बाजार में ट्रेड करना चाहें तो आप ट्रेड कर सकते हैं। तो कई तरीके हैं। अब आपकी रिक्वायरमेंट जिस हिसाब से, आप उस हिसाब से सोचिए। फंडामेंटल नंबर की जो आपने बात कही, मैं उसमें भी थोड़ा आंकड़े देता हूं। सरकार का इस समय फॉरेन रिजर्व जो है वो है $687 बिलियन का। ओके। जिसमें से $51 बिलियन जो है वो है सिर्फ गोल्ड का रिजर्व का। ओके। अब आते हैं कि जब जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ेगी, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन होगा, इन्फ्लेशन का मतलब है रिसेशन का दौर होगा, तो कहां पर बिड करेंगे? सेफ हेवन अपील आ जाती है गोल्ड और सिल्वर दोनों में। गोल्ड के प्राइसेस की जहां तक बात करूं, जब आपने बात करी है, जितने लोग सोच रहे हैं कि गोल्ड में कोई बहुत बड़ा करेक्शन आएगा, ये पॉसिबल है ही नहीं। अच्छा। इसलिए क्योंकि इस समय इंटरनेशनली गोल्ड के रेट हैं लगभग $4800 और निकालने की कॉस्ट जो बैठती है वो भी अब $2200 से ऊपर है, प्लस मार्केटिंग, प्लस सेल्स, और उसके बाद कंट्री के रिस्ट्रिक्शंस। ये सारी चीजें अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपको गोल्ड ठीक ठाक प्राइस पर ही दिखाई दे रहा है। भारत पे आते हैं। भारत में नहीं, गोल्ड तो इतना महंगा हो गया है, आप कह रहे हैं कि फिर भी ये ठीक ठाक प्राइस है आपके हिसाब से, और यहां से भी ऊपर ही जाने की उम्मीद ज्यादा है, नीचे आएगा ये सोचकर आप बैठिए मत। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अगर आपके पास पैसा है तो निवेश कीजिए। बिल्कुल निवेश करिए। देखिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस समय क्यों सोना अचानक से, आपको जो आपने बात कही कि सोना अभी तो कुछ दिन पहले 65-70 हजार के पास था और अचानक से 1.5 लाख के पास पहुंच गया। किसी एसेट क्लास ने इतने बड़े रिटर्न नहीं दिए हैं जितना गोल्ड और जितना सिल्वर ने दिए। सोने ने, अगर आप रिटर्न के वाइज जाइए तो आपको अब तक 65% का रिटर्न दे चुका है एक साल में। यही अगर मैं चांदी में बताऊंगा तो आप चौंक कमाल करके रखा हुआ है। 280% का रिटर्न चांदी ने अब तक दिया हुआ है। अब आते हैं कि कहां प्राइसेस जा सकती हैं, जो आपका सबसे मूल सवाल है। लोग भी शायद उसका इंतजार कर रहे होंगे। सोने के दाम 2 लाख रुपए बहुत आसानी से आ जाएंगे। इस साल के अंत तक आपको सोना 2 लाख से ऊपर दिखाई देगा। 2 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम। प्रति 10 ग्राम की बात कर रहा हूं। चांदी की बात करें तो चांदी
55,000 के पास पहुंच गई है, लेकिन 4,10,000 रुपए के चांदी के दाम इस साल तक आपको बड़ी आसानी से देखने को मिल जाएंगे। और मैं यही इसीलिए कह रहा था, धोखा मत समझिए, ये मौका है, आपको कहीं ना कहीं से खरीदारी जरूर रखनी चाहिए। अब आ जाते हैं क्यों बढ़ जाएगा। आपका सबसे बड़ा सवाल यही होगा, क्यों बढ़ जाएगा। बिल्कुल, मैंने पॉइंट गिना रहा था, वो गिन के चलिए। सोने और चांदी के लिए कॉमन है लगभग, लेकिन एक पॉइंट बस चांदी को ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज चांदी का इस्तेमाल किसी भी चिप में, किसी भी मोबाइल डिवाइस में, किसी भी सोलर पैनल में चांदी का ईवी बैटरीज में, तो चांदी का निवेश इंडस्ट्री वाइज इतना इंक्रीज हो चुका है कि मैं आपको फिगर फिर से देता हूं। इस समय चांदी का वर्ल्ड वाइड ग्लोबल डिमांड है 1.13 बिलियन ओंस। ओके। और जो सप्लाई अवेलेबल है वो है 1.05 बिलियन ओंस। यानी कि चांदी की शॉर्टेज तो है ही। फिर ऐसे में तो चांदी की चांदी होनी है। बिल्कुल, चांदी की चांदी होनी है। तो लेकिन कहीं ना कहीं वो जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो हैं वो सोने चांदी के दामों को भी तो इफेक्ट कर रही हैं। कल को मान लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप का मिजाज बदल जाए, वो अच्छी अच्छी बातें करने लगे, किसी पर हमला करने की बात ना करें, टेंशन को खत्म करने की बात करें, युद्ध को खत्म करने की बात करें, तो फिर तो इस पर भी असर पड़ेगा, तो फिर दाम नीचे तो नहीं आ जाएंगे। देखिए समीर जी, वो कहते हैं ना, ओखली में सर डाल दिया तो डरना क्या। हाँ। अब आपको मैं बताऊं कि ट्रंप साहब की बात आप इस चीज से रखिए कि उन्होंने चांदी को रेयरेस्ट मेटल में अपने यहाँ पर जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। हाँ। रेयरेस्ट मेटल का मतलब ये है कि वो एक तरीके से अब सोना ही हो गई है। तो अगर वो मान लीजिए ये सारी चीजें कम भी हो जाती हैं तो चांदी रेयरेस्ट मेटल घोषित कर दी है, तो उसके प्राइसेस तो नीचे गिरेंगे ही नहीं। ये आने वाले वक्त में ये तो नहीं होने जा रहा जैसे हम सोने की कीमतें प्रति 10 ग्राम बताते हैं, तो वो चांदी का हाल वही हो जाए और हम किलो नहीं, हम 10 ग्राम और 20 ग्राम 50 ग्राम की बात करने लगे। मुझे लगता है जल्दी हम लोग 100 ग्राम से तो स्टार्ट करना शुरू 100 ग्राम से स्टार्ट करना शुरू कर। अच्छा, अब ये बताइए, क्योंकि अब बजट आने वाला है, बजट 2026 पर सबकी निगाहें हैं, बजट में क्या होगा क्या नहीं होगा, खास करके शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले जो लोग हैं उनके लिए बजट 2026 कितना इंपॉर्टेंट है। अभी मौजूदा माहौल को देखते हुए क्या ऐसी कोई लोक लुभावन घोषणाएं हो सकती हैं, या फिर कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स आप शेयर मार्केट के अंदर देख रहे हैं जिन पर हमें नजर रखने की जरूरत है, जहां पर कमाई के मौके हैं हमारे लिए? देखिए, मैं एक चीज हमेशा कहता हूं, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। और यहाँ पर स्टॉक का ट्रेंड नहीं देखना है, यहाँ पर हमारी भारत सरकार का ट्रेंड देखना है कि उसका फ्रेंड कौन है। अब आपका ये जो डायलॉग है ना, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ये मैंने देखा बहुत सारे लोग जो है कॉपी करने लगे हैं, आपको इसका कॉपीराइट करवा लेना चाहिए। देखिए, अगर किसी का फायदा इससे होता हो तो बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन समीर जी, मैं क्या कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप भी समझिए, चूंकि आपका जर्नल चैनल है, मैं उसी पे आता हूँ जी। सबसे बड़ी बात है, इस समय सरकार का सबसे बड़ा फ्रेंड क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। बिल्कुल। विकसित भारत 2047। इसका मतलब है कि आपने पिछले जितने भी 5 बजट देखे, 4 बजट में पूरी तरह से डाइवर्ट हो गया है और विकसित भारत के लिए ही फोकस किया जा रहा है। अब उसमें आते हैं तो उनके फ्रेंड कौन से हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर उनका फ्रेंड है, स्मार्ट सिटीज उनका फ्रेंड है, ग्रीन एनर्जी यानी ईवी उनका फ्रेंड है, चिप की बात कर लेते हैं तो चिप मैन्युफैक्चरिंग उनका फ्रेंड है, टेक्नोलॉजी उनका फ्रेंड है। और इन सारी चीज़ों को अगर समावेश करें तो मुझे ऐसा लगता है कि डिफेंस काउंटर, रेलवे काउंटर, बैंकिंग काउंटर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, फार्मा सेक्टर, ये सारे उनके फ्रेंड में आते हैं। और अगर आप स्टॉक मार्केट को अपना फ्रेंड बनाना चाहते हैं, इन सेक्टर्स के अलावा किसी दूसरे सेक्टर की तरफ फिलहाल अगले 2 हफ्ते तक आपको नहीं देखना चाहिए। और इन्हीं सेक्टर में आपको फोकस करना चाहिए। एग्जाम्पल मैं कैसे दे रहा हूं जी। सरकार का पूरा बजट इस समय 53 लाख करोड़ के आसपास का होगा, जिसमें से एलोकेशन, सब्सिडी एलोकेशन लगभग टोटल देखें तो करीब 1.25% की होगी, यानी 4 लाख करोड़ के आसपास सब्सिडी एलोकेशन होगा जी। उसके बाद अगर इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर और स्मार्ट सिटीज और इन सारी चीजों की एलोकेशन देखें तो इस बार का एलोकेशन 7 से 8% तक इंक्रीज हो सकता है। इंक्रीज हो सकता है। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि बजट में ऐसा क्या होगा, बजट में क्यों होगा, आप सिर्फ इन्फ्लेशन को भी कॉस्ट करें तो भी बजट इंक्रीज होगा। और उसका सीधा इंपैक्ट जो आपको शेयर मार्केट में अभी उतार चढ़ाव का गोता दिख रहा है, वो गोता लॉन्ग टर्म पर अगर आप निवेश करेंगे तो आपको
अच्छा खासा डिप के साथ फायदा बढ़ा दे सकता है। ओके। तो आपका फोकस इस तरीके से होना ज्यादा जरूरी। ठीक है। अच्छा, ये जो शेयर मार्केट में उथल पुथल उतार चढ़ाव का ये जो दौर है, ये स्थिर होता हुआ कब हम देखेंगे? कब हमारी शेयर मार्केट जो है वो स्टेबल होती हुई नजर आएगी? डोनाल्ड ट्रंप ने अभी ट्रेड पॉलिसी को लेकर, ट्रेड डील को लेकर, भारत के साथ जो ट्रेड डील होने वाली है, आप जान ही रहे हैं कि कितनी असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, भारत के साथ उनके रिश्ते आने वाले वक्त में कैसे होंगे। इन अनसर्टेनिटीज का असर हमें शेयर मार्केट पर पड़ता हुआ साफ तौर पर नजर आया, भारतीय शेयर बाजार में। लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बयान आता है कि ट्रेड डील इंडिया से होने वाली है, मोदी जी तो मेरे परम मित्र हैं, हम देखते हैं कि उसका रिफ्लेक्शन इंडियन शेयर मार्केट में भी हमें देखने को मिलता है और शेयर मार्केट ऊपर उठती हुई नजर आती है। लोगों का घाटा मुनाफे में तब्दील होता हुआ नजर आता है। तो ये स्थिति क्या ऐसी ही आने वाले वक्त में भी अभी रहेगी? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को अभी सिर्फ 1 साल पूरे हुए हैं। भले ही आपने उनके बहुत सारे कारनामे सुन लिए हों, लेकिन दूसरे कार्यकाल का सिर्फ 1 साल अभी पूरा हुआ है 20 जनवरी को। 3 साल अभी बाकी हैं। तो क्या 3 साल तक ये अनसर्टेनिटी रहेगी मार्केट में? देखिए, मुझे ऐसा लगता है, अगर मैं इस चीज को नंबर्स फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करूं तो मुझे लगता है कि अच्छा है, भारत के लिए अच्छा है। अच्छा है लॉन्ग टर्म पर। शॉर्ट टर्म पे आपको बुरा लग सकता है, हाँ। लेकिन उसके पीछे लॉजिक भी है, फंडामेंटल भी है। हाँ। पहली बात है, इस तरह से अनसर्टेनिटी क्रिएट जो हो रही है, उसकी वजह से हो क्या रहा है कि लोगों का कॉन्फिडेंस जो है वो यूएस के लिए, क्या होता है, आप बार बार एक स्टोरी आपको बचपन में आती होगी, शेर आया, लेकिन जब सही में शेर आया तो किसी ने नहीं सुना। वही हाल कुछ इस समय यूएस के होते जा रहे हैं धीरे धीरे। वहां की इंडस्ट्री वहां से भाग रही है, वहां के डेवलपमेंट नहीं है, वहां पर प्रॉपर्टी प्राइसेस में कोई वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं है। मैं आपको फंडामेंटल पॉइंट बता रहा हूं। वहां पर जॉबलेस डेटा को लेकर के बार बार असमंजस देखने को मिल रहा है। वहां पर इकोनॉमिक हालात उतने अच्छे इसकी वजह से पनप नहीं पा रहे, क्योंकि वहां के लोकल जो बिजनेसमैन है उनको भी इसका डेंट मिलता है। क्योंकि उनको भी ये पता नहीं कि गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या चेंज कर देगी और कौन सी कंट्री उसके अगेंस्ट में ऑप्शन जनरेट कर लेगी। भारत एक पॉपुलेशन बेस्ड, कंजप्शन बेस्ड यहाँ की जो पूरी व्यवस्था है, इकोनॉमी है। तो अगर इस चीज को अगर आप आपस में कनेक्ट करने की कोशिश करें तो मुझे ऐसा लगता है कि चाइना ने भी ये गलती करी थी। अगर आप देखें पिछले 5 साल पहले, उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि कई बार इंडस्ट्रीज, जो कई ऐसी इंडस्ट्रीज रही हैं, चाहे ऑटो इंडस्ट्री से लेके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से लेके, उनका डेवलपमेंट इंडिया ने अपॉर्चुनिटी की तरह यूज किया है। अभी इम्पैक्ट नहीं आ रहा, लेकिन आने वाले 5 सालों में वो इम्पैक्ट बढ़ जाएगा, वो फायदा मिलेगा। दूसरा, इस समय अगर आप असमंजस देखिए, जितना असमंजस होता है उतना लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है। बस एक चीज आप ध्यान रखिए, आपने पुरानी स्टोरीज सुनी होंगी जिसमें कहा जाता था कि एक शेयर मार्केट को खरीद लीजिए और 10,000 लगाइए और 10 लाख मिलता था, या फिर आज करोड़ों की बात होती है कि 10-20 साल हो गए करोड़ों मिल रहे हैं। सर, वही अपॉर्चुनिटी आज भी है। आपके पास क्या हिम्मत है 20 साल तक इन्वेस्टमेंट करने की? आज का समय इतना बदल चुका है कि लोग शॉर्ट टर्म गेन चाहिए, शॉर्ट टर्म गेन चाहिए, इसीलिए सरकार शॉर्ट टर्म गेन भी बढ़ाती जा रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपका पोर्टफोलियो अगर आपके पास है, आपके स्टॉक्स की बास्केट है, तो नए स्टॉक को परचेज करने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसको रीस्कैन करिए, उसके स्टॉक्स को देखिए, और जो ऐसा मैंने कहा ना, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। सरकार के जो फ्रेंड हैं उन सेक्टर्स को ऐड करिए, जो फ्रेंड नहीं है उन सेक्टर से थोड़ी दूरी बना लीजिए। ऑटोमेटिकली उसका फ़ायदा स्टॉक मार्केट पे ट्रंप के इस तरीके के स्टेटमेंट का धीरे धीरे लॉन्ग टर्म पर आपको फ़ायदा ही नज़र आएगा, नुकसान नहीं नज़र आएगा। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही, और यहाँ पर डॉक्टर रवि जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इस तरह की बातें होती रहनी चाहिए डॉक्टर रवि, क्योंकि ये लोगों के फ़ायदे की बात है, लोगों के जेब से जुड़ी बात है, लोगों के निवेश से जुड़ी बात है। और आजकल कई बार ऐसा लगता है कि जो बातें ज़्यादा होनी चाहिए वो कम हो रही हैं, जो कम होनी चाहिए वो ज़्यादा हो रही हैं। ऐसा आपको भी लगता है क्या आखिर में? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा समीर जी, और मैं तो सच बताऊं तो मैं तो आपको खुद बहुत फॉलो करता हूं, और आपका जो बोलने का अंदाज़ है, जिस तरीके से आप इतनी मैं आज मैं ये जो शो कर रहा हूं, इसमें मुझे पहले से ये लग रहा था कि मैं कितना सिंप्लिसिटी के साथ बोलूं जो लोगों को समझ में आए। और बिल्कुल आपने सही कही कि अगर इस तरीके के मुद्दे, खासतौर से पॉकेट से रिलेटेड अगर मुद्दे आपके चैनल पर इस तरीके से हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं से बदलाव तो ज़रूर आ रहा है। हाँ, ये तो है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर रवि आने के लिए, और इतनी सारी
जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए मुझे लगता है कि ये सिलसिला जो है जारी रहना चाहिए, क्योंकि बजट नज़दीक है और बहुत सारे सवाल लोगों के मन में, इन्वेस्टर्स के मन में हैं, उन लोगों के मन में हैं जो शेयर मार्केट में पैसा निवेश करते हैं। तो इस तरह से अगर हम लोग बैठ के उनके जवाब दे पाएँ, पूरी सीरीज एक ऐसी चलाई जाए जिसमें लोगों के सारे सवालों के जवाब हम लोग दे पाएं तो बहुत अच्छा होगा। हालांकि मुझे पता है आप बहुत बिजी रहते हैं, बड़ी मुश्किल से आपने वक्त निकाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आज वक्त निकालने के लिए, TV9 भारतवर्ष पर आने के लिए। तो ये थे डॉक्टर रवि सिंह जिनसे हम बात कर रहे थे। उम्मीद ये की जानी चाहिए कि बजट को लेकर आपके जहन में जो सवाल हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से ये जो उतार चढ़ाव का दौर लगातार हमें देखने को मिल रहा है और इसका हमारी शेयर मार्केट पर, भारतीय शेयर बाजारों पर जो असर पड़ रहा है, उसको समझने की कोशिश की जा सके और समझने की कोशिश एक आसान भाषा में की जा सके, क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल मामला हो जाता है और अक्सर इस टेक्निकल भाषा में उलझकर इन्वेस्टर्स भी रह जाते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये सिलसिला आगे भी जारी रहे। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।